नमस्कार दोस्तों, एसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण के पिछले साल पूछे गए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में चलिए आज का जो हमारा पेपर है, ये हमारा 2019 में जो आयोग द्वारा पेपर आयोजित किया गया था, उसके प्रश्न पत्रों को हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण सेक्शन के जो 30 प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे और आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या लिखा है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 देखिए 19:45 मतलब है वो शाम को निकला है। कब? 7:45 पे और 1 दिसंबर को पहुंचा है। एक बात ध्यान देखिए, देखिए 29 नवंबर को चला था, ठीक है, शायद 19 में बोलिएगा, सॉरी 29 नवंबर को चला है और 1 दिसंबर को पहुंचा है, ठीक है। अभी आगे कह रहा है कि यदि सूरत से नागरकोइल की ट्रेन मार्ग की दूरी कितनी है, 2120 किलोमीटर। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास कुल दूरी तो है लेकिन कुल समय हमारे पास नहीं है। देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, ठीक है, सॉरी टाइम। तो हमारे पास टाइम नहीं है। अब देखिए हम टाइम निकालेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए जब वो व्यक्ति 29 नवंबर को चला था, यानी कि 30 नवंबर को पूरा चला है, ठीक है, 30 नवंबर को उसने पूरा 24 घंटे की यात्रा की है। अब देखिए 29 नवंबर को कब चला था? रात में, यानी कि शाम को 7:45 पे। तो 15 मिनट और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8। और उसके बाद 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 बच जाएगा, यानी 30 तारीख आ जाएगी। अर्थात 4 घंटा 15 मिनट ये चला था 29 तारीख को। 30 तारीख को पूरा 24 घंटा चला है। उसके बाद 1 तारीख को कब पहुंचा है? 11:45 पे, यानी कि 11 घंटे 45 मिनट ये 1 तारीख को भी चली है ट्रेन। पूरा टाइम आप जोड़ दीजिए। जैसे ही पूरा जोड़ेंगे, देखिए 5 5 10, 4 1 5 1 6, 6 मतलब 60 हो जाएगा। और ये 4 1 5 1 6, ठीक है। तो ये पूरा आप जैसे जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7, पूरा आप जोड़ के देखिए, आपको पूरा पूरा आएगा 40 घंटे, ठीक है। कितना घंटा? 40 घंटे में वो पहुंची। देखिए हम आपको मोटा मोटा जोड़ के बता रहे हैं। देखिए 4 घंटा 15 मिनट यहाँ है, 11 घंटे 45 मिनट यहाँ है, तो 15 45 1 घंटा हो गया। 11 4 15 1 16, यानी कि 16 घंटे ये दोनों हो गए मिला के, 16 घंटे। और ये 24 घंटे 30 तारीख वाला, तो पूरा मिला करके कितना हो गया? 40 घंटे। तो 40 घंटे ट्रेन हमारी चली है। टोटल दूरी कितनी है? 2120। और 40 घंटे तक चली है तो 40 घंटा टाइम हो गया। डिवाइड कर दिए, जीरो जीरो से कट गया, 4 पंचे 20, एक बचेगा 12, 4 3 12, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुल दूरी बटा कुल समय कर दिया, हमारा प्रश्न आसानी से हो गया। और आजकल ये पिछले 2 3 सालों से खूब प्रश्न पूछ रहा है, तो इसके लिए आप तैयारी कर रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए अगला लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। तो देखिए ये ईवीएस की क्लास 4th बुक में है कि जो वेटलिफ्टर की बात कर रहा है, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है जो 12 वर्ष की आयु से ही वेटलिफ्टिंग करती हैं। और इन्होंने 130 किलो या 130 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग का अभ्यास इन्होंने किया है और भारत को कई सारे इन्होंने मेडल जितवाए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। और ये कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए समूहों में जड़ों को खोजिए, यानी कि कौन सा समूह ऐसा है जो जड़ों का है। देखिए पहले ऑप्शन में चुकंदर जड़ है लेकिन आलू नहीं है। आलू क्या होता है? तना। तो पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। गाजर हल्दी अदरक, अदरक भी तना होता है, ये भी गड़बड़ हो गया। शकंतकंद मूली हल्दी, हल्दी भी आपका क्या है? तना है, तो ये भी जड़ नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, गाजर चुकंदर और मूली, ये क्या है? ये तीनों जड़ें हैं, ठीक है, या जड़ों का ये जोड़ा है, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, रेगिस्तानी ओक नाम के एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए ये मैंने आपको क्लास में अच्छे समझाया था कि रेगिस्तानी जो ओक है, वो नाम तो इसका रेगिस्तानी है लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस पेड़ में या इस पेड़ को पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम रखा गया है? रेगिस्तानी ओक। और इस
इस पेड़ की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस ये पानी स्टोर करके रखे रहता है ताकि जब जरूरत पड़े तो इसके तने को छील करके यहाँ पाइप डाल के लोग पानी पीते हैं। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, साथ ही साथ इसके तनों में छेद करके लोग पाइप डाल के पानी पीते हैं। तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए। अच्छा, आगे आपसे पौधे के बारे में कुछ पूछा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर अपना ऑप्शन बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है। निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो नीचे कथन दिए गए उसको सही बताइए, कौन सही है कौन नहीं सही है। देखिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल, किताब में डायरेक्ट लिखा है कि ये मेघालय में भारत के पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह पत्ती से ढका रहता है। देखिए यहाँ जो दूसरी लाइन है ये गलत लिख दिया। आकार तो घड़े जैसा होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इस शेप का होता है, लेकिन इसका जो मुंह होता है वो खुला रहता है, ठीक है। एक पत्ती ऐसे ऊपर रहती है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें गिरे तभी बंद हो जाता है, ठीक। तो ये तो लिखा है ढका होता है, तो ये गलत हो गया। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाता है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा के खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज, देखिए आवाज नहीं निकालता, ये क्या निकालता है? सुगंध देता है, ठीक है। सुगंध देता है जिससे आकर्षित होके कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहाँ आता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है और उसमें वो फंस के मर जाता है, और या कहिए कि ये पौधा उसका शिकार कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। घड़े जैसा इसका आकार होता है लेकिन पत्ते खुले रहते हैं और छोटे छोटे जानवरों को ये खा जाता है, सुगंध निकालता रहता है, ठीक। भारत के मेघालय में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह नीचे दिए गए किस राज्य में है, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो यात्रा की थी वो नीचे दिए गए किस राज्य में है, इसको हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो महात्मा गांधी ने जो यात्रा की थी, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है, आपको पता होगा दांडी जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। तो इन्होंने गुजरात से ही वो यात्रा की थी, आप ध्यान रखिएगा। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने नमक का निर्माण किया था, या नमक उन्होंने बनाया था, ठीक है। अगला देखिए, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कमकमी जिसका उपचार सिंकोना वृक्ष या पेड़ की छाल से किया जाता है। तो इसको मैंने आपको अच्छे समझाया था कि मलेरिया जो एनाफिलीज मच्छर होती है, फीमेल मच्छर होती है, जब वो काटती है तो उसी से हमें मलेरिया रोग होता है। और इसकी दवा तो बड़ी मुश्किल बननी थी, लेकिन फिर बाद में साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया कि सिंकोना जो वृक्ष होती है उसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाना पॉसिबल है। तो इसलिए मलेरिया की दवा का उपचार हो गया, ठीक है, मतलब मलेरिया का उपचार संभव हो सका। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, डायरेक्शन डायरेक्शन बेस है। देखिए, पहले आप ऐसे ऐसे सवालों में पहले आप ऐसे दिशा बना लीजिए, ठीक है। देखिए, दिशा मतलब ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये होगा पश्चिम। ये होता है मैप का। अब देखिए ध्यान समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यहाँ या देखिए कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। देखिए ये हो गया एक्स ना, या आप यही बना लीजिए। देखिए यही यही पॉइंट एकदम एक्स बीचों बीच, देखिए ये एक्स हो गया ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अच्छा, उसका जो अस्पताल है वो वाई पर स्थित है ना। अच्छा चलिए, तो हम यहाँ देखिए इसको अलग से बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अभी क्या बोल रहा है? वहां जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, इसलिए डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूर्व में 60 किमी दूरी पर है ना। 60 किमी दूरी पर है। देखिए ध्यान समझिएगा, अब ये एक्स से कहाँ गए? ये एक्स से गए पूर्व में ना। पूर्व मतलब देखिए यहाँ यहाँ ईस्ट इस तरफ, ठीक है। देखिए ये गए पूर्व में, ठीक है। कितना गए? 60 किमी। इसके बाद क्या हुआ? जो दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूरी पर है। 60 मीटर, अच्छा 600 मीटर लिखा है, ठीक है, 600 मीटर। फिर ये यहाँ से साउथ जा रहे हैं, यानी दक्षिण साइड। कहाँ आ गए? बी पर। और बी कितनी दूरी पर था? बी है 450 मीटर दूरी पर, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं?
फिर वो सी पर जाते हैं जो बी के पश्चिम में है, ये है बी, बी के पश्चिम में सी, अब वो सी पर जा रहे हैं, ठीक है। और सी कितना दूरी है, 120 मीटर की दूरी पर पॉइंट हमारा सी है। क्लियर। अब कह रहा है अंत में वह वाई पर पहुंचते हैं। अच्छा, जो सी पॉइंट है यही वाई है, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखिए अभी कह रहा है कि सी के बाद वे अंत में वाई पे जाते हैं जो 90 मीटर दूरी है उत्तर में, यानी कि इधर ऊपर साइड, ठीक है, ऊपर साइड। तो 90 मीटर दूरी पे यानी कि यहाँ पहुंच गए वो, यहाँ। अब आपसे पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है। देखिए ये हो गया अस्पताल, ये हो गया घर। तो अस्पताल के सापेक्ष पूछा है, मतलब अस्पताल से पूछा है, नहीं कैसे तिकोने पे है, इस दिशा में है। तो कौन सी दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो उनका घर किधर है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए, अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, देखिए एक बार हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए एक्स पे घर था उनका, किनका, डॉक्टर जी का। ये सबसे पहले कहाँ जा रहे, देखिए एक्स पे घर था, वो ठीक पूर्व में 60 मीटर गए, 600 मीटर। ये पूरब में आ गए कितना, 600 मीटर। 600 मीटर पूरब में आ गए। अब यहाँ पे जब यहाँ आए तो यहाँ कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे आ गए। अब ये देखिए ए पॉइंट से फिर ये कहाँ जा रहे हैं, बी पे। जब बी पे जा रहे हैं तो वो ए पॉइंट से दक्षिण में है, मतलब यहाँ है। बी पॉइंट दक्षिण में है, कितना आए हैं, 450 मीटर। बी पे आने के बाद वो सी पर जाते हैं जो कि 120 मीटर दूरी पर है पश्चिम में। बी से पश्चिम में कितना दूरी पे, 120 मीटर। यहाँ आगे सी पॉइंट पे। इसके बाद वो जब 90 मीटर उत्तर गए हैं, यानी कि ऊपर साइड, तब यहाँ पे वाई पे आए हैं, ठीक है, वाई पे। और यही यही उनका क्लिनिक है। अब कह रहा है कि क्लिनिक से घर किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, यानी कि ये दिशा में। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बना दे तो देखिए इस दिशा में है। और ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम की, ठीक है। तो इससे भी आपको एक प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, तो आप अच्छे से तैयारी रखे रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है चेराओ नाच या चेराओ जो नृत्य है वो लोग कहाँ के लोग करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था मिजोरम, ठीक है, जहाँ पे झूम कृषि होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कहते हैं तो तमिलनाडु नीचे है, उसके बगल में कर्नाटक है, केरल है और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तीन राज्य जो है वो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। बात करें उड़ीसा की तो ये बगल में है, ये तो होगा ही नहीं। केरल केरल आंध्र प्रदेश तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र एकदम किनारे होता है, इसलिए नहीं है वो। और छत्तीसगढ़ भी बीचों बीच है, इसलिए जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नहीं। देखिए, विशेषतः पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए ये तो हो सकता है भाई, उनकी उनको सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, क्रिएटिविटी बनानी है। दूसरा देखिए, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। अगला, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल करना, ठीक है। उनको भाई आप इतना नॉलेज दीजिए कि ताकि वो समाज साथ इंटरेक्ट कर सकें। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, और यही हमारा गड़बड़ आंसर है, या यही हमारा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, जैसे कि बेटा 2 2 4 होता है, या पर्यावरण में इतने घटक होते हैं, ये काम करना चाहिए। मतलब आप उसको न्यूमेरिकली याद करवा रहे हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 72 नंबर क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है। देखिए ये जब हमने आपको क्लास पढ़ाया तो उसमें बताया था कि पर्यावरण को सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा गया है। कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण को अलग से मत पढ़ाइए, पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा दीजिए। 3 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि साइंस और सोशल साइंस, यानी कि S&SS, साइंस और सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में समाहित करके पढ़ाइए। कक्षा 1 और 2 में कोई अलग से किताब नहीं होगी, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना है। उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक की बात करें तो आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाना है, तो वही तो पूछ रहा है।
3 से 5 वाला पूछ रहा है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान कहाँ है, ये देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों के रूप में हमें ईवीएस को पढ़ाना है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा अगला प्रश्न भी इसी पे बेस्ड है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है? पहला, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। गलत। मैंने अभी आपको बताया कि पर्यावरण कक्षा 1-2 में नहीं है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। कक्षा 1 और 2 में जो भी आपका ईवीएस का सेक्शन है या पर्यावरण का सेक्शन है, उसे भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 2, 3, 4 को कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की भाषा गणित। देखिए इसमें 2, 3, 4 लिख दिया ना, केवल 1 से 2 के लिए है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण के जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा 3 से 5 तक है। 1 से 2 की बात करेंगे तो केवल और केवल आपका किस पे आधारित है? भाषा और गणित पे। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि यानी कि जैसे कि किस प्रकार की कक्षा में कह लीजिए या किस प्रकार के माहौल में बच्चों को पूरा प्रॉपर समय दिया जाता है कि बेटा तुम खोजो, नई नई चीजों को बनाओ। देखिए कैसे, जहां याद करके सीखा जाता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये सही है। ठीक है, बाल केंद्रित जब रहेगा तो बच्चा उसको अच्छे से सीखेगा। ठीक है, और उसको पर्याप्त समय भी मिलेगा ताकि कोई जल्दबाजी में गलती ना करे। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप प्रकरण मतलब ये मुख्य विषय नहीं होगा, ये उप विषय। तो देखिए, मुख्य विषय की बात करें तो क्या क्या है हमारा? परिवार एवं मित्र मुख्य विषय है। भोजन हमारा मुख्य विषय है। चीजें जो हम करते हैं मुख्य विषय है। इसके बाद में पानी हमारा मुख्य विषय है। आवास हमारा मुख्य विषय है। ठीक है, तो ये देखिए भोजन, पानी, आवास, चीजें जो हम करते हैं और यात्रा, यही 6 मुख्य विषय हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बचा जानवर। ये जानवर क्या है? हमारा उप विषय है, जो कि हमारे फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र के अंतर्गत आता है। तो ये मुख्य विषय नहीं है, ये है उप विषय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए कौन सी गति वांछनीय है? वांछनीय मतलब ये वो उनको कराना चाहिए या करा सकते हैं। देखिए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन। केवल देखिए, केवल वाला तो पहले गलत हो गया। इसमें लिखा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। रेखीय आयोजन मतलब होता है केवल उनको सिखा देना। ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, पर्यावरण की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं हो बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यही एक अच्छी गतिविधि है। ठीक है, मतलब टीचर है या शिक्षक जो है मोटिवेट करे कि बच्चे स्वयं आगे आकर के जो सारी जानकारी है उनको देने का जो है अपना जिम्मा लें। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना मतलब जब उनको नॉलेज लेना हो या जब वो पढ़ रहे हो तो क्या महत्वपूर्ण होगा, वो देखिए। पहला, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है। सक्रिय उनको भाग लेना ही लेना चाहिए। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी होना चाहिए। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान में रचना महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं आप। अगला व्याख्या और परिभाषा, ये नहीं। ठीक है, व्याख्या परिभाषा कतई नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों का भी रोल रहता है ज्ञान में, उनका भाग लेना भी इंपॉर्टेंट रहता है, और साथ ही साथ समुदाय मतलब उनके गार्जियन वगैरह या अभिभावकों का भी भाग लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिए समझिए। कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से कब जोड़ा जा सकता है? देखिए, वृत्तांत की बात करें तो वृत्तांत मतलब होता है जैसे कि कोई यात्रा वृत्तांत आप बता दीजिए कि देखिए ऐसे ऐसे किया उसने, ये हुआ, रास्ते में हम आ रहे थे तो ये हुआ, तो बच्चा बड़ा इंटरेस्ट होकर सुनेगा। कहानियों में भी बच्चे बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। ठीक है, बाद में अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और प्रदर्शन एवं व्याख्या, ये दोनों गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, केवल ए और बी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि यात्रा और वृत्तांत से आप अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला देखिए,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? मतलब बच्चों को कहा गया है कि जानवरों का अवलोकन करो और चित्र बनाओ, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास। तो ये तीनों सही है, ठीक है। तीनों उनको बच्चों को सिखाने के लिए, ये संवेदनशील बनाने के लिए, या कह लीजिए कि जानवरों का अवलोकन करने के लिए, इसीलिए यही कहा जाता है ताकि वो सृजनशील हो, अवलोकन करने में दक्ष हो तथा सौंदर्य संवेदना उनमें जागृत हो। जब वो कला बनाएंगे ना तो अच्छा अच्छा बनाएंगे ना, सुंदर सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया। तो देखिए, समूह में करने का मतलब ही है कि वो एक दूसरे से सीखें, है ना। देखिए, पहला लिखा है, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव वर्ड है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। जब बच्चा देखेगा कि वो मेरा दोस्त अच्छा बना रहा है तो वो भी बनाने को मोटिवेट होगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल बेहतर बनाएगा। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से पूरा, गलत, ऐसा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि जब हम ग्रुप में सीखेंगे तो एक तो ये फायदा होगा कि जो जिसको नहीं आता रहेगा या कम आता रहेगा वो सीख जाएगा देख देख के। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हम कक्षा में समूह गतिविधि कराएंगे तो बच्चे भी जब बाहर निकलेंगे तो सोशल के साथ इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? क्या संसाधन? देखिए, परिवार के सदस्य से बच्चे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। समुदाय के सदस्य से बिल्कुल सीख सकते हैं। समाचार पत्र से और कक्षा से। देखिए, कक्षा लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है समाचार पत्र। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तो राइट आंसर है, लेकिन कक्षा नहीं होगा। कक्षा की बात का है, विद्यालय थोड़ी का है। अब कक्षा कौन सी कक्षा? उसमें कक्षा में बच्चे हैं कि नहीं है, गतिविधि हो रही नहीं हो रही है, तो कक्षा इसका गलत आंसर हो जाएगा। जो समाचार पत्र लिखा है, ये तीन चार तरीके हैं जो पर्यावरण अध्ययन को बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं देखिए आपको ये समाचार पत्र काट दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे जो है समाचार पत्र तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका जो राइट आंसर है उसको सी भी मान लिया गया, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया था उसका आपका 3 दिया था, समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य और परिवार के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इज द राइट आंसर। देखिए, सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है ना? पर्यावरण अध्ययन में किसका अनुसरण होता है? देखिए, वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो इसमें जो होता है ना, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। पहले जो बच्चा जो चीजों को जानता रहेगा, आसपास चीजों को, उसी को दिखाते हुए धीरे धीरे हम चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई गंदा नाला हमने दिखा, देखो बेटा ये कितना गंदा पानी हो गया है, पहले ये अच्छा था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसमें भैंस नहाने लगी, धीरे धीरे कपड़े धुलने लगे, कचरा आने लगा या नाला का पानी आके मिल गया तो ये तालाब गंदा हो गया। तो जब वो देखेगा धीरे धीरे चीजों को समझने लगेगा, अच्छा इसलिए इसलिए गंदा हुआ था, ठीक। तो ज्ञात से अज्ञात तरफ हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ठीक है, साधन नहीं है। देखिए, पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, वर्ण अभिलेख है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। देखिए, ये नहीं है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण आपको नहीं करनी है, ये आपका जो है आकलन का साधन नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? अच्छा, मतलब बच्चों का जब भी आकलन करें आप तो किसको दूर करना चाहिए? देखिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, और कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, ये तो होना चाहिए भाई, चर्चा तो होनी चाहिए। आकलन के संकेतों का प्रयोग, ये भी होना चाहिए। बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, ये भी होना चाहिए। तो पहला जो है, जो बच्चा सही, जैसे मान लीजिए सही उत्तर दिया तो सही और गलत दिया तो गलत, ऐसा ना कीजिए जैसे वो डिमोटिवेट हो। अगर वो गलत भी दिए तो कोई बात नहीं, उसको आप अच्छे समझाइए और सही उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह बच्चों के जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियां आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चे के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी उन्होंने कहा कि बेटा चीनी डाल दो और चींटी आने का इंतजार करो। अब वो बच्चे ने चीनी डाल दिया, अब चींटी आ रही है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्रियाकलाप हुआ है, ये अर्थपूर्ण सीखने को मिल जाएगा या अर्थपूर्ण सिखा देगा जब शिक्षक क्या करे? देखिए, बच्चों को क्रियाकलाप के अवलोकन करने को प्रेरित करें,
बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करें, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। तो राइट आंसर ये हो गया, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन को समाहित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। वो पार्टिसिपेट भी करें, अनुभव साझा करें, चर्चा भी करें। आगे देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कहा है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है? जरा आप ध्यान से देखिए। कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा रहता है नहीं ना? तो कौवा ही अलग है, क्योंकि बत्तख भी पानी में तैर सकता है और मछली भी। तो इन चारों में सबसे जो डिफरेंस है वो कौन हुआ? कौवा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है? हाँ, ये प्रश्न कह रहा है कि ये शहर है और ये आपका भोजन है। ठीक है, यानी कि वो उस तरफ शहर का ऑप्शन है, इस तरफ भोजन का ऑप्शन है। अब आपको मैच कराना है। देखिए हांगकांग की बात करें तो यहाँ सांप का भोजन खाया जाता है, आपको शायद ध्यान होगा। तो यानी कि ए वाला 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए ए वाला 5 में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, इसको हटाइए। अब चलिए बी वाले को मैच कराते हैं। देखिए बी वाला है केरल। ठीक है, तो केरल में आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि केरल में जो लड़का था उसने कहा था, मेरे यहाँ एक चीज जमीन पर उगता है, मतलब जमीन के नीचे, एक चीज जमीन के ऊपर। जमीन के जो ऊपर होता है वो क्या होता है? वो आपका नारियल होता है, और जो जमीन के नीचे होता है वो टैपियोका। यानी कि केरल वाला मिलेगा फर्स्ट में। तो देखिए बी का फर्स्ट किस में है? सेकंड नंबर में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे लिखा है कि नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति या कौन सी पक्षी की जो पक्षी है वो अपने गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है? तो मैना करती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको लेक्चर क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। आगे देखिए, घरों के बारे में दिए गए विवरण को पढ़िए और विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियां की होती है, में रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांस के घर कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिलों के घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल जरूरत का सामान और जानवर रखते हैं। बिल्कुल सही है, ए और सी इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। लेह लद्दाख में ऐसे घर बनाए जाते हैं कि नीचे वाले में जानवर रहते हैं, ऊपर वाले में इंसान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाथियों के विषय में दिया गया है, इस कथन पे विचार कीजिए और अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक बड़ा हाथी 200 किलोग्राम नहीं, 200 किलोग्राम नहीं, 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 100 किलोग्राम। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, सही है। इसमें जो फीमेल होती है, सबसे ओल्डर फीमेल, वही इस ग्रुप का निर्णय लेती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इज द राइट आंसर। यानी कि आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा 2019 सीटेट ईवीएस का पेपर सोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।